नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। भाई काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर रीचेकिंग शुरू होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता होगा हमारे प्यारे बीसीआईजी ने एआईबी जो उनकी वेबसाइट है उस पर एक नया अपडेट दे दिया है। ये 3 अप्रैल को आ गया था ना। 3 अप्रैल को ये अपडेट आ गया था कि भैया हम आने वाले टाइम में अब रीचेकिंग शुरू करने जा रहे हैं, तो जिनको भी आना है तो रीचेकिंग में अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, हम अपनी पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं ना, मतलब ऐसा कुछ दिखाया गया। बड़े बढ़िया तरीके से देखेंगे उसको भी। तो भाई काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर क्या हमें रीचेकिंग में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमें बेनिफिट मिलेगा या नहीं। प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या रीचेकिंग को वास्तव में देखा गया है कि कुछ लोगों के मार्क्स बढ़ जाते हैं, नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, इन सब सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंबाइंड वीडियो बना दिया जाए, सबका एक डाउट इसी क्लियर कर दिया जाए कि भाई क्या रीचेकिंग प्रोसेस है, क्या इसके अंदर क्या होगा, जीमेल के थ्रू आपका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या विद हेड रिजल्ट वाले और फेल वाले क्या दोनों रीचेकिंग अप्लाई कर सकते हैं नहीं, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को एंड तक। ठीक है, तो थोड़ा सा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूं मैं। कल मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, AIB 19 का आपका नया बैच शुरू हो रहा है, थर्ड बैच। क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हमारे पेटिशनर नहीं है, जिनके 7 ग्रेस मार्क्स जोड़ के भी मार्क्स नहीं बन रहे पास होने के, तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया था कि आपको रिट पेटिशन में पेटिशनर बनने की कोई नीड नहीं है। आपको भैया सिंपल सी बात है कि आपको AIB 19 की प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए एक मॉर्निंग बैच रखा गया है, गुड मॉर्निंग विद AIB 19। आपका टाइमिंग है 7 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक। आपको अगर इस बैच में एनरोल करना है तो मुझे व्हाट्सअप कर देना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9350145947। आप मुझे इस पर व्हाट्सअप करके अपने आप को एनरोल कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको सारा प्रोसेस वहाँ पे समझा दूंगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। देखिए बात ऐसी है कि आपको भी पता होगा कि इस बार काफी बच्चे फेल हुए, बल्क में बच्चे फेल हुए इस बार। 35 से 40% का अंदाजा लगाया जा रहा है, और ये इससे भी ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो ये पुराना डाटा जैसे गूगल आप करके देखोगे कि भाई कितने बच्चे AIB एग्जाम फेल होते हैं। इट इज अ कॉमन नोशन दैट इट इज इजी टू पास दी AIB एज स्टूडेंट्स आर अलाउड टू कैरी बियर एक्ट्स। ठीक है भैया, देखो एक तो ये है कि बियर एक्ट अलाउ कर देता आपको एग्जाम, ठीक है वो चीज ठीक है, लेकिन ऊपर से क्या है, जो नेग्लिजेंस है BCI की, कि हम तो जी क्वेश्चन गलत पूछेंगे, आप बेयर एक्ट ले आओ चाहे कुछ भी ले आओ, लेकिन फिर भी आपको पास नहीं होने देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाउ एट द रियलिटी इज फार डिफरेंट फ्रॉम द नोशन। इन एवरी सेशन अराउंड 30% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन AIB एग्जाम। ठीक है, तो लगभग 30 से 34-33% बच्चे हर साल फेल होते हैं इस एग्जाम में। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि सेकंड चांस में इसको क्लियर कर पाते हैं। और जो मुझे पर्सनली जो मैसेज कर रहे हैं बच्चे, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो उनको 3-4 बार अटेम्प्ट हो गया देते हुए एग्जाम, अभी तक भी वो क्लियर नहीं कर पाए। और उन्होंने यहां तक बोल दिया है सर ये हमारी लास्ट उम्मीद है, इसीलिए हम पेटिशनर बन के पेटिशन पे आ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा जो विश्वास है BCI का जो एग्जाम कंडक्ट कराने का जो तरीका है, उससे हमारा उनका विश्वास उठ चुका है। अब हम ये एग्जाम नहीं देंगे आने वाली लाइफ में अपना। ठीक है, तो बच्चों की ऐसी स्टेटमेंट भी है। अब आप खुद सोचो, ऐसे भी डाटा है मेरे पास कि बच्चों के 45 नंबर, बच्चों के 42 नंबर, स्टिल उनको फेल कर दिया गया है। अब बताओ इसके अंदर या तो वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं। देखो बच्चे झूठ बोलेंगे नहीं, जो अपना पैसा इन्वेस्ट लगा के पेटिशनर बन रहा है, दिन रात बेचारा दुखी है, तो कहीं ना कहीं उसकी बात मान सको कि उसने अकेले ने कैलकुलेट नहीं किया, 2-3 लोगों से कैलकुलेट करने के बाद ही उसके 42-45 बने हैं। तभी तो उसने पैसा दे के पेटिशनर बना है, और बेचारा एक हफ्ते से भागा दौड़ी कर रहा है जिस दिन से रिजल्ट आया है। तो कुछ तो गड़बड़ है BCI की तरफ से, है ना। तो अब वो आंसर कौन करेगा, BCI आंसर करेगा अभी। ठीक है, इस चीज की आप टेंशन मत लीजिए कि नेग्लिजेंस हुई है, तो वही हम इस चीज को कोर्ट में लेके जा रहे हैं। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि 3 अप्रैल 2024 को नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन के अंदर बोला है, डियर कैंडिडेट्स, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द प्रोविजन फॉर रीचेकिंग ऑफ OMR शीट विल बी मेड अवेलेबल। कितनी प्यारी इंग्लिश लिखी है। वी विल काइंडली रिक्वेस्ट योर पेशेंस, ठीक है, अपना धैर्य बनाए रखें ड्यूरिंग द प्रोसेस एज वी वर्क डेलीजेंटली। बड़ी मेहनत से हम काम कर रहे हैं। भाई ये मेहनत अगर आप एग्जाम को अच्छा करने में करते, जो आपने AIB 18 में गलत क्वेश्चन पूछे हैं, 7 क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया है, 5 क्वेश्चन के आंसर आपने जाके 4 महीने बाद उनको सही किया है, आपको 4 महीने लग गए ये पता करने में कि उनका एग्जैक्ट आंसर क्या है, तो आप एक स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 घंटे में ये सब 12 अमेंडमेंट जो करी हैं वो पता लगा लेता। उनका जो टाइम वेस्ट हुआ है उसका रिलीफ कौन देगा। तो ये जो डेलीजेंटली वर्ड लिखा है आपने, डेलीजेंटली की बड़ी परिश्रमी हो आप, बड़े मेहनत से काम कर रहे हो, ये अगर आप मेहनत वहां पे दिखाते तो शायद हम आपको 5 में से 5 स्टार देते, लेकिन अभी आप तो स्टार की श्रेणी में आते ही नहीं हो। ठीक है,
तो डेलीजेंटली वर्ड तो आपको यूज करना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। वी वर्क डेलीजेंटली टू ऑर्गेनाइज द नेसेसरी प्रोसीजर्स। नेसेसरी प्रोसीजर क्या है? बस अभी पेमेंट अरेंज करनी है कि भाई कितना पेमेंट लेंगे हम रीचेकिंग के लिए, क्योंकि फॉर्म में भी अच्छा अमाउंट लिया है, ठीक है। एग्जाम कंडक्ट करा दिया, उसके बाद मिस्टेक्स करा दी, बच्चे को ऑब्जेक्शन विंडो दे दी, तंग कर दिया, मेंटली टॉर्चर कर दिया बिल्कुल। आईपीसी में आपने पढ़ा होगा इंजरी के अंदर क्या आता है? बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इंजरी हुई है बच्चों की, माइंड के साथ इंजरी हुई है, मेंटल ट्रॉमा से जो बच्चे गुजर रहे हैं उसका हर्जाना कौन देगा? इस चीज का आंसर कौन देगा हमें, ठीक है। तो भैया आपने जो डेलीजेंटली वर्ड यूज किया है, मुझे लगता है कि इसको हटा दो आप, अच्छा नहीं किया आपने। प्लीज अवेट फर्दर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द स्पेसिफिक्स एंड प्रोसीजर फॉर दी ओएमआर रीचेकिंग, ठीक है। धैर्य बनाए रखें, कुछ टाइम बाद आपका एक पोर्टल आ जाएगा, उसके अंदर आप रीचेकिंग कर सकते हो, और उसमें भी हमें पूरा भरोसा है कि लगभग हर एक बच्चे का ये कैंसिल कर देंगे कि रीचेकिंग में भी आपको फेल कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि रीचेकिंग का रिजल्ट आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कि रीचेकिंग का रिजल्ट ये जीमेल पे सेंड करते हैं, ठीक है, जीमेल पे सेंड करते हैं। तो ये AIB 17 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूं कि क्या ट्रेंड है। डियर कैंडिडेट्स, नाउ यू कैन अप्लाई फॉर दी रीचेकिंग ऑफ द मार्कशीट, ऐसा कुछ लिखा आएगा जिस दिन ये पोर्टल ओपन करेंगे। क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर रीचेकिंग, ऐसा पोर्टल आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद रीचेकिंग 2 फेजेस में होता है, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। आप कौन से फेज में लाई करते हो ये आपको उसके अंदर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप देख लेना। तो इसमें लिखा हुआ इट इज नोटिफाइड दैट द एप्लीकेशन फॉर द रीचेकिंग ऑफ द मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेड 5 मई 2023 से लेके 15 मई 2023 का AIB 17 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। AIB 17 का जब इन्होंने चेकिंग प्रोसेस शुरू किया था तो ऐसा हुआ था। तो जो फर्स्ट फेज में था, फर्स्ट फेज में उन बच्चों को रखा गया था जिनका फेल वगैरह रिजल्ट आया था, और उसके बाद देखो सेकंड फेज में लिखा गया है रीवैल्यूएशन विल बी ओपन फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अपलोडेड देयर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, यानी जिनका विद हेल्ड था, ठीक है। ये बच्चे पास थे लेकिन इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स फेल मतलब अपलोड नहीं करे थे, और उसके बाद कमीशन ने दोबारा जांच किया तो इनको फिर से एक बार मौका दिया गया कि आप रीचेक कर सकते हो। द कैंडिडेट्स हु वांट टू देयर रिजल्ट एमआर शीट रीचेक कैन फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय विजिटिंग द वेबसाइट फॉर रीचेकिंग ऑफ द फॉर्म द कैंडिडेट्स हैव टू पे ऑनलाइन। 200 रुपए रखे गए हैं, ठीक है। तो पिछले साल लगभग कह सकते हो आप कि आज से लगभग 1 साल होने को आ रहा है, ठीक है। तो 1 साल से पहले इतनी फीस थी, तो आप थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार 250-300 रुपए भी हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहेगा रीचेकिंग का। आपका रिजल्ट 2 फेज में आपका रीचेकिंग होता है मोस्टली। इस बार ये 1 फेज में करें या 3 फेज में करें, मैं देखो बिल्कुल भी इसके मतलब जो इनके प्लान होते हैं उनका मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इनके प्लान अजीब से ही होते हैं। तो देख लेना आप, अपने जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ध्यान से पढ़ लेना आपको कि आप कौन से फेज में फॉल करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप उसको फाइल कर सकते हो, ठीक है। जीमेल पे आपका रिजल्ट सेंड करता था AIB 17 तक। अब बात कर लेते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि कुछ लोग जो पेटिशनर बने हैं हमारे साथ, जो रिट के अंदर जो हम सुप्रीम कोर्ट में लगाने जा रहे हैं, और कुछ लोग हैं नॉन पेटिशनर, ठीक है। तो अब पेटिशनर का क्वेश्चन है कि क्या सर अब हम जो अपना जा रहे हैं मुद्दा लेके कोर्ट में, क्या अब हमें भी क्या रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। इन बच्चों को तो देखो मैं बताऊंगा कि इनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पहले मैं पेटिशनर की बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पेटिशनर हमारे मेन है क्योंकि वही आप सबको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो हमने जैसे जिस दिन रिजल्ट आया था तो उसके 1-2 दिन बाद मैंने इनिशिएटिव लिया था, और मैंने लगभग जितना मुझे मेरे पास डाटा है तो मुझे पता है कि 2 से लेके 3,000 बच्चों ने ये आपका मेल सेंड किया था, ठीक है। और इस मेल का जो रिप्लाई आया है वो भी आपका लगभग 3 तारीख को आ गया ना। 3 तारीख को जिस दिन इन्होंने रीचेकिंग का डाला था उससे लगभग 3-4 घंटे पहले, या फिर आप कह सकते हो कि रात को इन्होंने किया होगा, सुबह रिसीव हुआ है बच्चों को, लेकिन लगभग उसी के आसपास ही आपका रिप्लाई आया है इस मेल का। और मेल का रिप्लाई क्या आया है कि हम आपकी बात नहीं मान रहे, ठीक है। जो भी आप क्लेम करना चाह रहे हो कि आप AIB 17 के अकॉर्डिंग 40%, 35%, वो भी नहीं मान रहे हम। एंड ना ही हम ये मान रहे हैं कि आपके साथ कोई भी एग्जाम में मेंटल एगोनी हुई है, कोई भी परेशानी हुई है, हम आपको 7 ग्रेस मार्क्स भी नहीं दे रहे हैं। उसके बाद फाइनली मैंने बोला था, और ये मैंने 3-4 दिन का वर्किंग डेज का टाइम दिया था इन्हें कि भाई 3-4 दिन का टाइम दीजिए आप उन्हें, उनके मेल का रिप्लाई आएगा उसके बाद देखेंगे। लेकिन इन्होंने कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया, फिर हमने अपना काम शुरू कर दिया रिट पे, ठीक है। तो अब हमें BCI से कोई मतलब नहीं है। हमने पहले अपना रास्ता संधि का अपनाया, उन्होंने उस चीज को नकार दिया कि नहीं आपको नहीं देंगे हम कुछ भी, हमारी तरफ से ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जो भी आपका जो है, जो जिस तरीके से हमने 93 का 45% निकाला है, 93 का हमारे 40% निकाला है, तो वही आपको फाइनल उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। यानी हमारे मेल का इन्होंने नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप पेटिशनर को क्या करना है। पेटिशनर देखो समझदार इंसान है, उसे पता है आपने राइट किया है, ठीक है। वो कोर्ट जाएगा, कोर्ट की हेल्प लेगा, उसको पता है मुझे क्या रेमेडी चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। यार जेंटलमैन हो आप, ठीक है, जेंटलमैन हो आप। अगर आपने एक बार संधि के लिए जीमेल सेंड कर दिया है और आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स आया है,
तो क्यों पढ़ना अब इनके चक्करों में, फिर से रीचेकिंग के चक्कर में इनका फिर से वेट करो आप, ठीक है। तो आपने जो प्रोसेस शुरू कर दिया है तो उसी के स्टिक रहिए और उम्मीद रखिए कि आपने जो भी चूज किया है पहले वो सब कुछ सोच समझ के किया होगा, ठीक है। तो अभी आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव मतलब सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए कि क्या हमें रीचेकिंग करना चाहिए नहीं, क्योंकि अभी देखिए लगभग काफी बच्चों के मेल आए हैं, मेरे पास मैसेज आया है कि उनका 5 अप्रैल 6 अप्रैल को उनका स्पीड पोस्ट पहुंच गया है हमारे ऑफिस के एड्रेस पे। तो काफी लोगों का डाटा आ गया हमारे पास, कुछ लोगों का जो रह रहा है 3-4 दिन में आ जाएगा। और जो पेटिशन का जो शुरुआत का फर्स्ट फेज ऑफ ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम सारा पूरा डाटा कलेक्ट करके उसको अप्लाई कर देंगे, देन आपका रेट फाइल हो जाएगा। उससे पहले ये शुरू होता है तो आपको इस चीज पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम अपना जुडिशियल सिस्टम के थ्रू रिलीफ ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जेंटलमैन है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, हमें पता है कि किससे कैसी बात करनी है। हमने पहले आपसे अच्छे से बात करी, आपने उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया, अब हम जा रहे हैं हमारा फाइनल जुडिशियल सिस्टम के थ्रू, जुडिशरी के थ्रू हम अपना रिलीफ लेना चाह रहे हैं। जिन बच्चों ने पेटिशनर पे ये रोप में अपने आप को नहीं प्रेजेंट किया है, नॉन पेटिशनर है, उन बच्चों को मैं यही बोलूंगा कि अगर आप जनरल हो तो अगर आपके 40-41 मार्क्स हैं, और अगर SC ST हो 35 या 36 मार्क्स हैं, तो डेफिनेटली आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। क्या पता काउंटिंग में मिस्टेक हो गई हो, ठीक है, क्या पता कुछ एरर रह गया हो। तो आप जो भी इनकी फीस होती है 200, 250, 300 रुपये जो भी ये रखते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग इनको पे कर दीजिए। आप एक बार रिस्क ले सकते हो, लेकिन ये नहीं कि जनरल हो और आपके 36 नंबर हैं, आपको नहीं करना है। SC ST हो, आपके 32-33 नंबर आ रहे हैं, आपको नहीं करना है। बिना बात टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना EIB 19 की प्रिपरेशन करिए, ठीक है। अगर आप पैटिशनर के तौर पे नहीं आए हो, ठीक है। तो भाई आप लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, जो मैंने बता दिया, जो बाउंड्री लाइनर से वही ले सकते हैं। बाकी आप पैसा वेस्ट मत करना, जो भी है 200, 250, 300 रुपये, बिल्कुल भी पैसा वेस्ट मत करना। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, EIB 19 की प्रिपरेशन करो। और पैटिशनर वाले हैं उनको मैंने बता ही दिया है कि भैया अब आ गई है बात सेल्फ रिस्पेक्ट की। आपने जो किया है, जो स्टेप लिया है, उस पर स्टिक रहिए आप, ठीक है। क्योंकि थोड़े दिन बाद अगर जो फर्स्ट ईयरिंग या सेकंड ईयर में स्टे लग जाती है, तो उसके बाद तो कोई मतलब है ही नहीं इस चीज का, ठीक है। तो आप जो भी है, जो भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमें एज ए पेटिशनर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए नहीं, तो भैया मेरे अकॉर्डिंग आपको नहीं करना चाहिए। और इसके बाद अगर आप चाहते हो तो ये आपका सेल्फ डिस्क्रिमिनेटरी ओपिनियन होगा, ठीक है। आप सोच सकते हो, समझदार हो आप सब लोग। अगर आपको लग रहा है कि हमें रीचेकिंग के लिए जाना चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन गो, ठीक है। अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या पर्सनली भी मुझे व्हाट्सअप करके 9350145947 में अपना डाउट शेयर कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।